गुड आफ्टरनून ऑफ यू। एफएम की रिवीजन सीरीज में एक हेवी टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा टॉपिक जो आज ही हम शुरू करेंगे और आज ही रिवाइज भी कर लेंगे, पहले मैं वो कवर करवा देता हूं, जिसका नाम है ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस। एग्जाम में इस छोटे से टॉपिक से एक या दो एमसीक्यू जनरली पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। तो बिना देरी के आइए जरा देखते हैं इस टॉपिक में हमें कैसे कैसे अपनी कवरेज को रखना है। इस टॉपिक को ना हम दो फेजेस में डिस्कस करेंगे। पहले फेज में हम कुछ कैलकुलेशंस, कुछ कंप्यूटेशंस करना सीखेंगे और फिर दूसरे फेज में उन कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस के बेसिस पर जो जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं उन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे और कुछ एनालिसिस करना सीखेंगे। मतलब पहला फेज जो है वो कैलकुलेशंस पर फोकस्ड रहेगा और दूसरा फेज एनालिसिस पर फोकस्ड रहेगा। अब क्योंकि पहले हमें कैलकुलेशंस पर बात करनी है, इस टॉपिक का नाम क्या है सर? टॉपिक का नाम है ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस। मतलब हमें ईवीआईटी और ईपीएस को एनालाइज करना है। अच्छा, ईवीआईटी की मदद से ईपीएस तक कैसे पहुंचते हैं, ये चीज आपने ऑलरेडी लेवरेजेस में देखी थी जब हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। हालांकि लेवरेजेस में हमने इनकम स्टेटमेंट सेल से शुरू करी थी, पर क्योंकि यहाँ टॉपिक का नाम क्या है, ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस, मतलब हमें यहाँ इनकम स्टेटमेंट अगर बनानी भी पड़ी तो ईवीआईटी से शुरू करेंगे। तो ईवीआईटी जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, ये बात आप जानते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो, मतलब हम पहले अभी ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पर प्रेफरेंस शेयर नहीं है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, ये तीन लोगों के लिए है। और वो तीन लोग कौन कौन? एक वो जिन्होंने हमें, जो बाहर वाले हैं और हमें पैसा दे रखा है काम करने के लिए, मतलब डेट। डेट पर हमें क्या देना पड़ता है सर? डेट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे ही इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं फिर आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, और अर्निंग बिफोर टैक्स पर सरकार हमसे मांगती है टैक्स, मतलब फिर हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो ये सब के सब जो अर्निंग बचेगी वो किसके लिए होगी? वो इक्विटी वालों के लिए होगी। इसका मतलब ये कि मान लीजिए हमारी 1000 करोड़ रुपए की ईवीआईटी है जो हमने अर्न करी, उसमें से 400 करोड़ रुपए हमने ब्याज के नाम के दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 600 करोड़। ये 600 करोड़ अब कितने लोगों के लिए है? ये 600 करोड़ अब दो लोगों के लिए है, एक सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा इक्विटी वालों के लिए। सरकार का टैक्स का रेट मान लो 40% का दे रखा है, इसका मतलब 600 का 40% निकालेंगे, आ जाएगा 240, और 240 देते ही जो ये 360 बचेगा, ये सब का सब किसके लिए है? ये सब का सब इक्विटी वालों के लिए है। क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है, और ये बात हमने सीएमए में रेशियोज टॉपिक पे भी देखी कि अर्निंग पर शेयर जो है वो हमेशा और हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट की जाती है। अर्निंग पर शेयर का अगर नाम बदलना हो तो हम रख सकते हैं कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर। अब क्योंकि 360 करोड़ जो है, ये जो अगर मैं करोड़ में कहूं अगर ये तो सारे शेयर होल्डर्स के लिए मिला के अर्निंग्स है। मुझे एक शेयर की अर्निंग अगर निकालनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना चाहिए। मान लीजिए हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 करोड़ है, सारी फिगर्स करोड़ में है, तो 360 को मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये जो 36 रुपए आएगा, व्हाट इज दिस 36? ये 36 रुपीज जो है, ये एक शेयर पर जो हमने कमाया है, ये वो है। 360 करोड़ सबकी मिला के है। कितने शेयर होल्डर हैं? 10 करोड़। मुझे सिर्फ एक ही शेयर का चाहिए हो तो 360 करोड़ को 10 करोड़ से डिवाइड कर दूंगा, तो जो 36 रुपए आएगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब ना हमें इस टॉपिक में ऐसे इनकम स्टेटमेंट बनाने का तो सौभाग्य मिलेगा ही नहीं। मतलब हमें ऐसे नहीं बनानी होगी, ये नहीं बनानी होगी। तो सर कैसे बनानी है? यहां पर ना हमें एक इक्वेशन की मदद लेनी है। इक्वेशन की मदद क्या लेनी है? ये आपके सामने ये जो इक्वेशन दिख रही है नीचे, और करके जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेनली ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। इस इक्वेशन में ना आप सिर्फ फोकस करें इस न्यूमरेटर पर, और जानते हो ये जो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, बेसिकली इसकी मदद से निकला हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्स। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए, हमने जो भी ये एग्जांपल लिया, यहां पर हमने ईवीआईटी कितना लिया सर? हमने ईवीआईटी लिया 1000, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते ही 600 आ गया, और 600 क्या है? 600 ईबीटी है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बेसिकली ये क्या निकल गया? ये ईबीटी निकल गया, और ईबीटी कितना निकल गया? 600 निकल गया। और उसको ना हम जानते हो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 600 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 माइनस टैक्स रेट से। व्हाट इज टैक्स रेट? 40%। 40% का मतलब हो गया 0.4, तो 1 माइनस 0.4 मतलब हो गया 0.6।
भाई 40% कितना है, 0.4 होता है, तो 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, 0.6। मतलब देखा जाए ये ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बेसिकली ईबीटी है, और 1 माइनस टैक्स रेट पता है क्या है, वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो हमारे पास है। भाई सोचिए, आपने 100 रुपए कमाए, 40% सरकार को दे दिए, मतलब 100 का 40%, 40 रुपए सरकार को दे दिया, तो आपकी जेब में कितना बचा, 60 रुपए। 60 रुपए इज व्हाट, 60%। अगर मैं 40% गवर्नमेंट को दे देता हूं तो इनडायरेक्टली ये भी तो कह रहा हूं कि 60% मेरे पास ही है। आप ये 360 पर पहुंचने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप 600 का 40% निकाल लीजिए और उसके बाद 240 रुपए माइनस कर लीजिए, या आप सीधा 600 का 60% कर दो। अगर मैं सीधा 600 का 60% कर देता हूं तब भी तो क्या आ जाता है, 360 आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अर्निंग बिफोर टैक्स से आपको सीधा अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंचना हो, मैं फिर से बोलता हूं, अर्निंग बिफोर टैक्स से सीधा अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंचना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि 1 रुपी अगर मैंने कमाया है तो उसमें से 40 पैसे तो मैं सरकार को ही दे रहा हूं, तो मेरी जेब में तो 60 पैसे ही बच रहे हैं। 1 रुपए के लिए 60 पैसे है, तो 600 रुपए के लिए कितना होगा, 360। और जैसे ही आप कर लेते हो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पर कितने हैं, 10। तो देखा जाए तो हमने बेसिकली करा क्या है, हमारे इस एग्जांपल में 1000 रुपए का ईबीआईटी है, जिसमें से अगर हम 400 रुपए का ब्याज माइनस कर देते हैं तो ये क्या होता है, 600। और इस 600 को मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 40%, 40% को मैं लिख सकता हूं 40/100 मतलब 0.4, और डिवाइड किससे कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10 करोड़। ऊपर सारी फिगर्स करोड़ में है, नीचे भी करोड़ में, तो करोड़ करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने 600 को मल्टीप्लाई किया, 600 को मल्टीप्लाई किया 0.6 से। व्हाट इज 600, अर्निंग बिफोर टैक्स, और 0.6 क्या है, टैक्स देने के बाद जो मेरे पास बचा है वो अमाउंट है। तो 600 को अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा हमारा क्या निकल आएगा, सीधा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल आएगा। और इसको 360 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 360 को 10 से डिवाइड करके क्या आएगा, 36 ही आएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टॉपिक में ना ये इक्वेशन का यूज आएगा, हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसा कर लेंगे ईपीएस निकालने के लिए। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो एक थोड़ा सा छोटा सा एडिशनल काम और हो जाएगा। आइए इसके बेसिस पे ना एक छोटा सा पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसने हमसे इसमें अर्निंग पर शेयर मांगा है। अब अर्निंग पर शेयर का वैसे जो ट्रेडिशनल तरीका हम फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लो। क्योंकि यहां पर हमारे टॉपिक का नाम है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, तो हमारी इनकम स्टेटमेंट यहां पर ईबीआईटी से शुरू होगी। ईबीआईटी कितनी है, 1 लाख रुपए की। इसमें से क्या माइनस कर डालो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा यहां पर कितना होगा सर, 3 लाख रुपए का डेट है, 3 लाख रुपए का डेट है और 10% का ब्याज का दर है। इसका मतलब 3 लाख रुपए का 10% निकाल देते हैं अगर, तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है जो कि कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। इस 1 लाख में से 30,000 घटा लो, ईबीटी कितना आएगा, 70,000। सरकार को टैक्स देना है 40% का, 70,000 का 40% होता है 28,000 रुपए। 28,000 रुपए सरकार को देने के बाद हमारी जेब में बचेंगे 42,000, 42,000 बचेंगे। और ये 42,000 जो है कितने लोग खाने वाले हैं सर, 10,000 है। तो 42,000 को अगर हम 10,000 शेयर्स में बांटेंगे तो हर एक शेयर की अर्निंग 4.2 आएगी। ठीक है, ये हो जाता है आराम से। लेकिन हमने कहा हम ना यहां पर एक इक्वेशन की मदद से ईपीएस कंप्यूट करेंगे। और इक्वेशन क्या है बेसिकली हमारी, हमने कहा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखेंगे पहले, और उस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट को हम अप्लाई या मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस टैक्स रेट से, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और ये हमें सीधा ईपीएस दे देगा। इनकम स्टेटमेंट बनाने का झंझट यहां पर है ही नहीं। हमने कहा भाई देखो ईबीआईटी तो 1 लाख रुपए की है, इंटरेस्ट हमारा 30,000 रुपए का है, ये 1 लाख माइनस 30,000 बेसिकली क्या है, 70,000। 70,000 क्या है, ईबीटी है, अर्निंग बिफोर टैक्स है। और हमने कहा अर्निंग बिफोर टैक्स से सीधा अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंचना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट 40% है, 40% मतलब 0.4 से माइनस कर दो। ये करते ही आप सीधा अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंच जाओगे। कैसे सर, देखो भाई ये 70,000 क्या है सर, 70,000 हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है। ये 70,000 क्या है, हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.6 से। व्हाट इज दिस 0.6, इस 0.6 का मतलब ये है कि अगर हमारी कमाई 1 रुपए की है तो 40 पैसे सरकार को देने के बाद ये 40 पैसे सरकार को चले गए। 1 रुपए की हमने कमाई करी, 40 पैसे सरकार को दे दिए, तो हमारी जेब में कितने बचे, 60 पैसे बचे।
अब 1 रुपए की कमाई के लिए 60 पैसे बचे हैं, तो 70,000 की कमाई के लिए कितने बचेंगे? 42,000। 1 रुपए की कमाई के लिए 60 पैसे बचे हैं, तो 70,000 की कमाई के लिए कितने बचेंगे? 42,000। तो जब मैं ईबीटी पर सीधा 1 माइनस टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करता हूं, तो हम सीधे अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंच जाते हैं, और अर्निंग आफ्टर टैक्स पर पहुंचना ही हमारा मेन यहां पर उद्देश्य है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, तो 42,000 को 10,000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आता है 4.2। 4.2 का मतलब ए इज द आंसर। ठीक है, तो यहां आपको पहले ये आदत डालनी पड़ेगी कि ईपीएस निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तब क्या बदलाव आएगा? सर बस एक यही तो बदलाव आना है, और क्या बदलाव आना है? बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। इसका मतलब ये, अगर मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं कि 1000 करोड़ का हमारा ईबीआईटी है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए हमने ब्याज दे दिया, हमारे हाथ में कितना बचा? ईबीटी 600 बचा, और सरकार को फिर से हमने 40% दे दिया, मतलब 240 दे दिया, तो हमारे हाथ में कितना बचा? 360। अब मान लीजिए इसमें से 100 करोड़ रुपए का हम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में कितना बचेगा? 260 करोड़। और फिर से 10 करोड़ शेयर है, तो 260 डिवाइड बाई 10, हमारी एक शेयर की ईपीएस कितनी निकल के आएगी? 26 निकल के आएगी। तो हमारी उस इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा? हमारी इक्वेशन में आप देख लीजिए क्या बदलाव आने वाला है। हमारी इक्वेशन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव थोड़ी आएगा, बस यहां पर एक प्रेफरेंस डिविडेंड तो एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। आप देखिए, हमने कहा भाई देखिए 1000 रुपए की हमने ईबीआईटी कमाई, इसमें से ब्याज दे दिया, कितने का ब्याज दे दिया? 400 करोड़ रुपए का। तो हमारे पास जो ये 600 करोड़ बचा, ये क्या है? ये ईबीटी है। और इस ईबीटी से सीधा ईएटी पर पहुंचना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। इसका मतलब मैं 600 को सीधा 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस 360? ईएटी। अगर आप देखें, अभी अभी हमने चेक किया था कि ये सारा या फिर ये कहें ये सारा कंपोनेंट अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स सारा का सारा इक्विटी का थोड़ी है, इसमें प्रेफरेंस वालों का भी हक है। तो हमने कहा प्रेफरेंस वालों का हक भी माइनस करो। प्रेफरेंस वालों का जो हक है वो कितना है इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में? सॉरी, क्वेश्चन तो नहीं है, 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ प्रेफरेंस वालों को भी दे दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे ही हम ये कर लेते हैं तो ये क्या आ रहा है? ये क्या है? 600। 600 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते ही 360 आता है। व्हाट इज दिस 360? अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से 100 करोड़ माइनस कर देते हैं हम, और ये माइनस करते ही जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 260 आ जाएगा। और 260 इज नथिंग बट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 26 का। तो सब कुछ तो सेम करना है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये ईबीटी आ गया, इसको अप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, ये ईएटी आ गया। ईएटी में से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दो तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर हो जाएगा, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। आइए इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी हमसे अर्निंग पर शेयर मांगा है, और यहां पर बस एक नई बात क्या आ जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगा कि ना आप पहले यहां पर ये बेसिक जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ना इनकम स्टेटमेंट वाला, आप वैसे मुझे बना के दिखाइए। इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस निकालिए। यहां पर हमें शुरुआत किससे करनी है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। व्हाट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? इट इज 2 लाख। इसमें से क्या माइनस कर दें? सर इसमें से माइनस कर दीजिए आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में कितना है? सर 5 लाख रुपए का डेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए। हमारा ईबीटी जो बचेगा वो बचेगा 1.5 लाख रुपए का। इस ईबीटी में से हम सरकार को दे देंगे टैक्स। टैक्स का रेट इस क्वेश्चन में वापस से 40% दे रखा है, तो 1.5 लाख का 40% निकालोगे तो 60,000 आएगा। हमारे पास 90,000 का अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा। इस बार ध्यान रखें अर्निंग आफ्टर टैक्स 2 लोगों का है, तो पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड हमें देना पड़ेगा। प्रेफरेंस कैपिटल यहां पर 1 लाख रुपए की है और 15% का डिविडेंड का रेट है, तो 15,000 रुपए हमने प्रेफरेंस वालों को भी दे दिए। प्रेफरेंस वालों को देने के बाद ये जो सब बचेगा ये किसके लिए है? ये सब कुछ अर्निंग जो है इक्विटी वालों के लिए है। अब कितने की इक्विटी वालों की अर्निंग है? 75,000। अब ध्यान रखें ईपीएस निकालना है, ईपीएस के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखें कैपिटल के आगे लग रखा है रुपीज, इसका मतलब ये नंबर नहीं है, ये रुपीज में कैपिटल गिवन है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसने ये बताया नहीं इस क्वेश्चन में कि एक शेयर कितने रुपए का है। इक्विटी शेयर्स के लिए बाय डिफॉल्ट एजम्पशन रहती है, अगर अकाउंट्स में या एफए में कभी लेनी पड़े, 10 रुपए का शेयर एज्यूम करते हैं।
क्वेश्चन में या तो कोई तरीका दे रखा हो जिसकी मदद से हम एक शेयर का वैल्यू निकाल सकें, अगर नहीं दे रखा, कोई चारा नहीं है, तो शेयर के लिए हमारी एक बाय डिफॉल्ट एजम्पशन रहती है कि हम फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए एज्यूम कर देते हैं। तो यहां पर 10 रुपए एज्यूम कर रहे हैं और मैं लिख भी देता हूं कि ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। ठीक है, अच्छा अब यहां हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना, 2 लाख की कैपिटल है, डिवाइड बाय 10, और ये 10 इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया है, दे नहीं रखा, 20,000 ईपीएस निकल आएगा हमारा 75,000 को 20,000 से डिवाइड करके, जरा कितना बताना आ रहा है, 3.75। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये ऐसे तो बनानी नहीं है, हमें तो कैसे बनानी है, हमें तो ईपीएस कंप्यूट करने के लिए इक्वेशन की मदद लेनी है। इक्वेशन की मदद लेने का मतलब है हम कह रहे हैं भाई देखो ईवीआईटी लो, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, और ये जो करने के बाद आए उसको 1 माइनस टैक्स रेट से अप्लाई कर दो, ये करते ही आ जाता है ईएटी, उसमें से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ईवीआईटी हमारा इस क्वेश्चन में है 2 लाख, उसमें से माइनस कर दो ब्याज 50,000। जैसे ही आप ये करते हो तो कहां पहुंच जाते हो, 1.5 लाख पर। व्हाट इज दिस 1.5 लाख? सर 1.5 लाख है ईबीटी। इस ईबीटी के ऊपर अप्लाई कर देंगे क्या, 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट मतलब 1 माइनस 0.4। अगर मैं 1 माइनस 0.4 अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 0.6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 रुपया मैंने कमाया, 40 पैसे सरकार को दे दिया, मेरी जेब में बचे 60 पैसे। अगर 1 रुपए के लिए 60 पैसे बचे हैं तो 1.5 लाख के लिए कितने बचेंगे, तो 1.5 लाख को 0.6 से मल्टीप्लाई करते ही आप पहुंच जाएंगे यहां पर अर्निंग आफ्टर टैक्स पर। और अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलते ही उसमें से माइनस कर देते हैं हम प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड है 15,000, इन सबको डिवाइड कर देते हैं। ये सब ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया, आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 20,000। तो 1.5 लाख इंटू 0.6 माइनस 15,000 अपॉन 20,000, 75,000 अपॉन 20,000, 3.75। B is the answer। तो फाइनली अब एक बात याद रखेंगे कि हमें ईपीएस निकालने के लिए अब एक इक्वेशन की मदद लेनी है। इक्वेशन क्या है, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये करते ही आ गया ईबीटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, ये आ जाएगा ईएटी। अगर तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड और माइनस कर देंगे, हम न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी। आइए जरा अब अपने अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए अगले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना मुझे एक बेसिक डिस्कशन आपके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि उस डिस्कशन का यूज होगा अगले कॉन्सेप्ट में। तो आइए जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए जब किसी कंपनी को पैसा रेज करना होता है तो जनरली उसके पास ना 3 ऑप्शंस उसको नजर आते हैं, या तो वो इक्विटी से पैसा रेज करेंगे, या वो डेट से पैसा रेज करेंगे, या प्रेफरेंस से पैसा रेज करेंगे, या फिर इनके मिक्सचर से पैसा रेज करेंगे, मतलब कुछ इक्विटी से, कुछ डेट से, कुछ प्रेफरेंस से। मान लीजिए कंपनी की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपए की है, और उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने 2 ऑप्शन सजेस्ट किए, या तो हम 5 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर लें और 5 लाख रुपए डेट से रेज कर लें, और दूसरा तरीका अगर हम डेट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते तो 9 लाख रुपए इक्विटी और 1 लाख रुपए प्रेफरेंस से रेज कर लें। ये जो 2 ऑप्शंस हमें फाइनेंस मैनेजर ने दिए, ऑफ कोर्स हम इसमें से कोई एक ही ऑप्ट करेंगे, और जो भी हम ऑप्ट करेंगे वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ये कि आपके सामने 2 तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर हैं और आपको इसमें से कोई एक कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ, हमारी कैपिटल का, ये जो हमारी 10 लाख रुपए की कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको ही कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ऑल्टरनेटिव में 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, 5 लाख रुपए इक्विटी, 5 लाख रुपए डेट। दूसरे वाले केस में जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, 9 लाख रुपए इक्विटी, 1 लाख रुपए प्रेफरेंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कैपिटल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो सोर्सेज हैं उसके अंदर, उनका मिक्सचर आपस में कैसा है।
नहीं, यही कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ। अब फाइनेंस मैनेजर ने कहा देखो भाई, हम इसमें से वो ऑप्ट करेंगे जिसमें हम शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो फाइनेंस मैनेजर ने फ्यूचर का ना ईबीआईटी प्रोजेक्ट कर डाला, मतलब एस्टिमेट किया आगे का ईबीआईटी जो है वो प्रोजेक्शन से कि कितना सेल होगा और ये सब करते हुए 2 लाख रुपए का ईबीआईटी प्रोजेक्ट कर लिया। अब जैसे ही 2 लाख रुपए का ईबीआईटी प्रोजेक्ट किया, हमने कहा भी देखो, अगर हम पहले वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं तो हमें फिर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए का 10%, क्योंकि 10% डेट है 50,000। और अगर दूसरे वाले ऑप्शन के लिए जाएंगे तो वहां तो डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और हमारा ईबीटी जो है वो इस वाले केस में 1.5 लाख हो जाएगा और इस वाले केस में 2 लाख हो जाएगा। और सरकार जो है हमसे टैक्स ले लेगी अगर 40%, तो 1.5 लाख का 40% होता है 60,000 रुपए हमसे सरकार यहाँ टैक्स लेगी, और 2 लाख का 40% निकालेंगे तो 80,000 यहाँ पे टैक्स लेगी। और हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पर 90,000 का होगा और यहाँ पर 1,20,000 का होगा। उसके बाद क्योंकि पहले वाले ऑल्टरनेटिव में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव में हमारी 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12% का प्रेफरेंस का डिविडेंड रेट है, तो 12,000 रुपए का हमें यहाँ पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। 90,000 हमारे यहाँ बचेंगे इक्विटी वालों के लिए और 1,08,000 इक्विटी वालों के लिए यहाँ बचेंगे। और अगर हम इसकी मदद से ईपीएस भी निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ईपीएस कैसे? भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होंगे, 10 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख रुपए की कैपिटल है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 50,000, यहाँ 9 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर 90,000। तो मैं अगर ईपीएस निकालना चाहूं तो ईपीएस निकाल सकता हूं 90,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 90,000 अपॉन 50,000 अगर हम करते हैं तो ये आता है 1.8, और 1,08,000 डिवाइड बाय 90,000 अगर हम करते हैं तो ये आता है 1.2। 1,08,000 डिवाइड बाय 90,000 करते हैं तो ये आता है कितना? 1.2। और फाइनेंस मैनेजर कह रहा है देखो, यहां पर हर एक शेयर पर हम ज्यादा कमाई कर रहे हैं। हर एक शेयर की जो कमाई है, टोटल कमाई मत देखो, ये देखो कि एक शेयर पे कितनी कमाई करी है। एक शेयर पर हम यहां पर 1.8 कमा के दे रहे हैं और यहां पर 1.2 कमा के दे रहे हैं, क्योंकि ईपीएस यहां पे ज्यादा है। इसलिए फाइनेंस मैनेजर बोलता है हमको कि आप ऐसा करें, मतलब मालिक लोगों को, शेयर होल्डर्स को बोलता है कि हम 5 लाख रुपए इक्विटी और 5 लाख रुपए डेट से रेज करेंगे। अब एक बात ध्यान से और सुनिएगा, ये जो काम मैंने यहां पर आपको भी सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, ये काम हम करना सीखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में। कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है, उसको हम 2 फेजेस में 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। और वहां पर हम यही सीखते हैं कि कौन से सोर्स से हमको पैसा मंगवाना चाहिए, उसके लिए सेपरेट चैप्टर है। और थ्रू आउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और खासकर उस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले सब टॉपिक में हम एक लाइन बार बार बोलते हैं कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करें। शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रही होती है? कंपनी के शेयर प्राइस के थ्रू। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो ऐसे डिसीजन ले जिससे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, क्योंकि उसी के थ्रू वेल्थ रिप्रेजेंट हो रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलते हैं कि गौतम अदानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, तो ये रिचेस्ट पर्सन आपको कैसे पता लगा? भाई हमने क्या किया होगा, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, हमने देखा भाई उनकी कौन सी कंपनी है और उनका कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है और उनके पास कितने शेयर हैं, शेयर प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो उनकी वेल्थ आ गई, उनके शेयर्स का वर्थ आ गया कि उनके पास जो शेयर्स है उसका वर्थ कितना है, मतलब उनकी वेल्थ कितनी है। और जिसकी वेल्थ सबसे ज्यादा होगी हम कह देंगे भाई यही रिचेस्ट पर्सन है, या फिर मुकेश अंबानी या फिर कोई भी और अमीर इंसान, हम बोलेंगे ये टॉप 10 में इस नंबर पे आता है। और ये रैंकिंग्स बार बार क्यों ऊपर नीचे होती रहती हैं? क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए उनकी वेल्थ भी ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब कहने का ये है कि इस सब्जेक्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना। मतलब हम ऐसा रूट अपनाएंगे जहां पर शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि वही वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर रिवाइज करेंगे या फिर उस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो ना हम एक काम और करते हैं, ईपीएस निकालने के बाद ना हम मार्केट प्राइस भी निकाल देते हैं दोनों केसेस में। मार्केट प्राइस निकालने का एक तरीका होता है कि हमें अगर पीई रेशो पता हो, प्राइस अर्निंग रेशो पता हो, अगर आपको रेशियोज चैप्टर याद है जो हमने सीएमए में रिवाइज किया था, वहां पर मार्केट टेस्ट रेशियोज बढ़ी थी, वहां पर पीई रेशो का जिक्र आया था,
और मैंने आपको बताया था कि पी रेशो को अगर हम ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो जहां मार्केट प्राइस ज्यादा होता है हम उस वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। मार्केट प्राइस सुपीरियर पैरामीटर है अगर हमें डिसीजन लेने हो, लेकिन अगर मार्केट प्राइस नहीं पता लग सकता तो जो फिर हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस जिसको देते हैं वो होता है अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए हमें मार्केट प्राइस नहीं पता लग सकता, तो फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा, देखो एक शेयर पे हम यहां ज्यादा कमाई करके दे रहे हैं 1.8 का, तो इसलिए पहला ऑप्शन ऑप्ट करना ही सही रहेगा। ठीक, एक बात समझ में आती है। अब एक शेयर होल्डर ने फाइनेंस मैनेजर से एक क्वेश्चन किया, एक सवाल किया, वो सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये ईबीआईटी को हम और बढ़ा दें, 2 लाख से 3 लाख कर दें या 4 लाख कर दें, तो क्या ईपीएस भी बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो सेम ही रहने वाला है। टैक्स बीच में सरकार अगर लेगी भी, वो तो भाई वो तो एक परसेंटेज है। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो हमारे बढ़ेंगे। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स्ड ही है। इसका मतलब ये कि हाँ, अगर हमारा ईबीआईटी बढ़ेगा तो 100% श्योर ईपीएस भी बढ़ेगा। मैं अगला सवाल आपसे करता हूं। ये शेयर होल्डर्स ने फाइनेंस मैनेजर को किया कि अगर ईपीएस घटता है या ईबीआईटी घटता है तो क्या ईपीएस भी घटेगा? हाँ सर, जब भाई बढ़ रहा है, ईबीआईटी के बढ़ने पर ईपीएस बढ़ेगा, तो ईबीआईटी के घटने पर ईपीएस घटेगा भी। चेक करके देख लो आप। कहने का मतलब ये हुआ कि ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ईबीआईटी बढ़ेगा ईपीएस बढ़ेगा, ईबीआईटी घटेगा तो ईपीएस घटेगा। ठीक, अच्छा मुझे एक बात और बताइए, क्या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस सेम होता है? नहीं सर, हाँ सेम नहीं होता है, ये सेम नहीं होता। हम तो अपने लेवरेजेस पढ़ रखा है भाई, आपको लेवरेजेस पढ़ाया। हमने देखा था यहां पर कि अगर डीएफएल या फिर फाइनेंशियल रिस्क जिस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा होगा, उसका ईबीआईटी में जितना चेंज आएगा, ईपीएस में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। ईपीएस में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। तो शेयर होल्डर ने कहा कि भाई देखो, किसको बोल रहा है? फाइनेंस मैनेजर को, कि इस वाले पहले वाले ऑल्टरनेटिव में हमारी जो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन, जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, वो 50,000 रुपए की है, और दूसरे वाले ऑप्शन में जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन चाहे डिविडेंड की है वो 12,000 रुपए की है। मतलब अगर आप इसमें दोनों ऑप्शंस में डीएफएल निकालोगे ना, तो पहले वाले ऑप्शन का ज्यादा आएगा। तो उसके बाद जानते हो शेयर होल्डर्स ने ना फाइनेंस मैनेजर से कहा कि भाई देखो फाइनेंस मैनेजर, ये जो 2 लाख रुपए की ईबीआईटी आपने यहां लिखी है, ये कोई गारंटी थोड़ी है कि 2 लाख रुपए की ईबीआईटी हमारी फ्यूचर में होगी। ये तो एक प्रोजेक्शन है, और इस प्रोजेक्शन के बेसिस पर आप कह रहे हो कि इस वाले केस में ईपीएस ज्यादा है। लेकिन कल को मान लो रिसेशन का दौर आ गया, मंदी का दौर आ गया, कोई फियर्स कॉम्पिटिटर सामने खड़ा हो गया जिसकी वजह से ये ईबीआईटी हुई नहीं, इससे 40% कम ईबीआईटी हुई। अगर इससे 40% कम ईबीआईटी होगी तो ध्यान रखना, ईपीएस 40% कम नहीं होगी, ईपीएस में गिरावट मल्टीप्लाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि डीएफएल ज्यादा है पहले वाले ऑप्शन का। अभी अब आप लेवरेजेस पढ़ चुके हैं, आपको पता है ये बात कि ईबीआईटी में अगर गिरावट या इंक्रीज आता है तो ईपीएस में जो चेंज आएगा वो मल्टीप्लाइंग आएगा, और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डीएफएल के ऊपर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई देखो, ये 2 लाख रुपए की ईबीआईटी हो सकता है ना हो, इससे कम हो, और ये भी पॉसिबल है कि ईबीआईटी अगर गिरेगी तो शायद कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर दूसरे वाले ऑप्शन का ईपीएस बढ़ जाए, तो उस केस में तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो ना अभी हम ये नहीं जानना चाह रहे कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है। इसके लिए हम जो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में देते हैं। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं वो वाली ईबीआईटी बताइए। ध्यान रखना, अब मैं क्या सवाल, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमारा जो सवाल है अगले कॉन्सेप्ट में वो ये, हमें वो ईबीआईटी जाननी है, हमें वो ईबीआईटी जाननी है जहां पर दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स का जो ईपीएस है वो बराबर आ जाए। अभी अलग अलग है ना, हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर आ जाए, वो जो भी फिगर हो वो दोनों बराबर हो, हम ये चाहते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई ईबीआईटी को गिराओगे तो ईपीएस भी गिरेगा, लेकिन एक में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ज्यादा आएगा दूसरे के मुकाबले में, डिपेंड करता है लेवरेज क्या है। तो हम फिलहाल ये नहीं जानना चाह रहे कि दोनों प्लान्स में बेहतर कौन सा है, क्योंकि दोनों प्लान्स में बेहतर बताने के लिए आपको ईबीआईटी का एक्यूरेट प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। हम फिलहाल ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी ईबीआईटी बता दो जहां पर हम दोनों के लिए इनडिफरेंट हो जाए। और दोनों के लिए इनडिफरेंट कब होगे? जब दोनों का ईपीएस बराबर दे दें हम।
तो अब हमारा जो मकसद है वो क्या है? हमारा मकसद है ऐसी ईबीआईटी कंप्यूट करना, हम ये निकालना चाहते हैं जहां पर दोनों लेवल्स पर ईपीएस बराबर आ जाए, और ऐसी ईबीआईटी को ही हम बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। आइए मैं इसको अब रीड करवाता हूं डेफिनेशन को। हमारा अगला कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इनडिफरेंस पॉइंट निकाल रहे हैं, और इनडिफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, ये वो ईबीआईटी है एट विच टू डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स, अब आपको पता लग गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एट विच टू डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर गिव इक्वल ईपीएस। मतलब हमें वो ईबीआईटी कंप्यूट करनी है जहां पर दो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सेम ईपीएस देते हैं। और वो कंप्यूट कैसे होगा? भाई हमने अभी अभी देखा ईपीएस कंप्यूट करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये क्या आ जाएगा? ईबीटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, क्या आ जाएगा? ईएटी, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्योंकि हमें इनडिफरेंस पॉइंट दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में निकालना है कि ये वो ईबीआईटी है जहां पर दो कैपिटल स्ट्रक्चर सेम ईपीएस देंगे। ध्यान रखना हमारा उद्देश्य यहां पर ये कंप्यूट करने का है, ये हमारे पास नहीं होगा, ये दोनों में ऑफ कोर्स सेम ही होगी। वो ईबीआईटी चाहिए जहां पर दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर सेम ईपीएस दे रहे हैं। अब आप देखिए बाकी सबके आगे हमने इस आई के आगे क्या लगा है? 1, क्योंकि पहले वाले ऑल्टरनेटिव का डेट हो सकता है ना डिफरेंट हो दूसरे वाले से, तो हो सकता है डेट दोनों में हो, लेकिन पहले वाले में ज्यादा है या दूसरे वाले में ज्यादा है, या पहले वाले में है दूसरे वाले में है ही नहीं। जो मेरे एग्जांपल में पहले वाले में डेट था दूसरे वाले में नहीं था, तो दोनों का ब्याज अलग अलग होगा। अच्छा, दोनों ऑप्शंस में प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए PD1 PD2 लिखा है। दोनों ऑप्शंस में नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स के नीचे 1 और 2 लिखा है। मतलब आप देखें दोनों जगह मैंने फॉर्मूला तो सेम लिखा है, ईबीआईटी के नीचे 1 2 नहीं लगाया, क्योंकि ये तो कंप्यूट करनी है। ये वो ईबीआईटी है जहां पर दोनों ऑप्शन में सेम ईपीएस आएगा। मैंने 1 और 2 किस किस के नीचे लगाया है? जो अलग अलग हो सकते हैं दोनों ऑप्शंस में। क्या क्या अलग हो सकता है? इंटरेस्ट अलग हो सकता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग हो सकता है। और भाई आप मुझे बताइए, क्या सरकार टैक्स अलग अलग लेगी? सरकार ये बोलेगी तुम अगर डेट से पैसा रेज करोगे तो तुम्हारे लिए टैक्स रेट 30% है, और अगर तुम मालिकों से लोगे तो तुम्हारे लिए टैक्स रेट 20% है? ऐसा नहीं बोलेगी ना। सरकार का टैक्स रेट तो सेम ही रहने वाला है, हम चाहे जहां मर्जी से पैसा रेज करें। इसलिए टी के नीचे भी हमने कोई 1 या 2 नहीं लगाया है। अब मैं ऑफ कोर्स इस पर एमसीक्यू करवाऊंगा तो बात आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम रीड करते हैं तो हमें दो प्लान्स दिए हुए हैं, प्लान ए प्लान बी। मतलब कह सकते हैं कि दो कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, और अगर आप इन दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना वो 300 लाख रुपए की है। पहले वाले प्लान में हम 300 लाख रुपए कैसे रेज कर रहे हैं? 200 लाख डेट से और 100 लाख इक्विटी से। और दूसरे वाले प्लान में डेट हम नहीं रेज कर रहे, सिर्फ इक्विटी से ही सारा पैसा मंगवा रहे हैं। मतलब जो प्लान बी है वो ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है। दोनों प्लान्स में प्रेफरेंस शेयर्स का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते तो हमारा ईपीएस कैसे कंप्यूट होगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, माइनस पीडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहां पर है ही नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमसे क्या डिमांड रखी है? यहां पर इनडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए बोला है, और इनडिफरेंस पॉइंट निकालने का मतलब हमको क्या कंप्यूट करके देना है? हमें ईबीआईटी कंप्यूट करके देना है। वो ईबीआईटी कंप्यूट करनी है जहां पर दोनों ऑप्शंस का ईपीएस बराबर आए। अब हमें करना क्या है? हमें बेसिकली दोनों ऑप्शंस की ईपीएस को आमने सामने रखना है। ईबीआईटी माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय N1। ये क्या है? बेसिकली हमारा ईपीएस का फॉर्मूला। फिर हम क्या करेंगे? ईबीआईटी माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय N2। ये क्लियर है? इस बात को प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब हमें ये ईबीआईटी कंप्यूट करना है, ये निकालना है। इसके आगे 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। और कई बार पता वो क्या करेगा? आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक ईबीआईटी दे भी देगा और बच्चा वो लिख लेगा यहाँ पर, और जब सारी इंफॉर्मेशन भर जाएगी उसे समझ में आएगा अरे मैं निकालूं क्या। भाई ध्यान रखें, ईबीआईटी अगर उसने दे रखी है इसका मतलब वो इनडिफरेंस पॉइंट वाली ईबीआईटी नहीं है, वो कोई और ईबीआईटी है। और किसी और ईबीआईटी पर दोनों का ईपीएस बराबर नहीं आता। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, वहां पे 2 लाख रुपए की ईबीआईटी पर दोनों का ईपीएस सेम नहीं आया। हम चाह रहे हैं वो ईबीआईटी निकालना जहां पर दोनों का ईपीएस सेम आए। तो अगर उसने कोई ईबीआईटी दे भी रखी है और आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए बोला है तो उस वाली ईबीआईटी को इग्नोर मारना है आपने। ठीक है जी, चलिए अब आप मुझे बताइए, हमें पहले वाले ऑप्शन में, अगर हम पहले वाले ऑप्शन में जाते हैं तो ईबीआईटी व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट?
सर इंटरेस्ट अमाउंट आप देख लीजिए 200 लाख रुपए का डेट है, 10% मतलब सीधे सीधे लिख सकते हैं 20 लाख, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 35%, 35% को हम क्या लिख सकते हैं 0.35। डिवाइड किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि एक शेयर कितने रुपए का है, ये तो बोला है कि ये ₹100 लाख है, ये ₹300 लाख है, लेकिन ये नहीं बताया कि एक शेयर कितने रुपए का है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि हम बाय डिफॉल्ट शेयर्स के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम 10 रुपए का एज्यूम कर लेते हैं। तो 100 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10 लाख, और यहां पर EBIT माइनस I2 इज 0, इंटरेस्ट है ही नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.35, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ जाएंगे 300 लाख डिवाइड बाय 10। ये क्लियर रहेगा आपको, इसमें पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको बाद में। क्या मैं यहां पर आपके लिए निकाल दूं कि ये 100 डिवाइड बाय 10 करके आया है और ये 300 डिवाइड बाय 10 करके आया है, ठीक है। कोई भारी कैलकुलेशन नहीं थी, अदरवाइज मैं एक वर्किंग बनवा देता आपको। इतना क्लियर है आपको? हाँ जी सर, इतना क्लियर है। अब आप जरा ध्यान से एक बात और नोटिस करें, ये जो 1 माइनस टैक्स रेट वाला पोर्शन है ये यहाँ और यहाँ दोनों जगह कट सकता है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। भाई दूसरी जगह लेके जाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपस में क्या हो रहा है कैंसिल। ये 10 और ये 3 ये कर सकता है आपस में, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में क्योंकि 1 माइनस टी और 1 माइनस टी आपस में दोनों जगह कैंसिल हो गया, इस क्वेश्चन में अगर वो टैक्स रेट नहीं भी देता, क्या हमें जरूरत थी? भाई आप खुद सोचो, ये 1 माइनस टी कैंसिल ही हो गया, टैक्स रेट नहीं भी देता, इस क्वेश्चन में नहीं देता, ध्यान रखें हमेशा ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन में नहीं भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को निकाल देते, हम वैसे भी सॉल्व कर देते, ठीक है। हम यहाँ 1 माइनस टी लिख के काट देते, क्या प्रॉब्लम थी। चलिए अब आप जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये 3 जो है यहां आ जाएगा, 3 EBIT माइनस 20 इज इक्वल्स टू EB, ये तो 1 ही हो गया ना, तो यहां पे सिर्फ EBIT रह जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 EBIT माइनस 60 is equals to EBIT, 2 EBIT is equals to 60, EBIT is equals to हो जाएगा 30 lakhs, 30 lakhs का मतलब हो जाएगा C is the answer। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं वेरीफाई करके दिखाऊं कि अगर हम दोनों जगह EPS निकालते हैं, देखिए मैंने आपके सामने ये इनकम स्टेटमेंट बना दी है, हमारा इंडिफरेंस पॉइंट कितना आया 30 लाख रुपए आया। मैं अगर यहाँ पर 30 लाख रुपए का EBIT लेता हूँ, उसके बाद इंटरेस्ट पहले वाले ऑप्शन में 20 लाख था, दूसरे वाले ऑप्शन में था ही नहीं, 0 था। EBT हमारा कितना आ जाएगा 10 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा 30 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, पूरा का पूरा 30 लाख ही हमारा क्या बन जाएगा EBT बन जाएगा। टैक्स माइनस कर देंगे 6.5 लाख और 19.5 लाख रुपए का हमारा क्या आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इक्विटी शेयर्स आपको मैंने बताया कैसे निकाला, 100 लाख रुपए की कैपिटल, एक शेयर 10 रुपए का माना, तो 10 लाख शेयर यहाँ, 30 लाख शेयर यहाँ, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो दोनों जगह 0.65 आ रहा है, मतलब दोनों ऑप्शंस में हमारे पास 65 पैसे का EPS आया है। अब अगर हम इन डिफरेंस पॉइंट होते हैं तो हमारे कंक्लूजन्स क्या होंगे, इसको हम अभी आगे चल के बात करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम वो EBIT निकालना चाह रहे हैं जहां पर दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बीच में, मतलब हम इससे पैसा रेज करें कि इससे पैसा रेज करें, हम वहां पर इनडिफरेंट हो जाएं। मतलब ये कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो EBIT है वो 30 लाख रुपए का होने वाला है, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर लो, एक ही बात है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों जगह EPS सेम मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम 30 लाख रुपए की EBIT एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम चाहे सारा पैसा इक्विटी से रेज करें या कुछ डेट से कुछ इक्विटी से रेज करें, मतलब 200 लाख का डेट और 100 लाख का इक्विटी रेज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर EBIT 30 लाख से हिलेगा, मतलब ऊपर या नीचे जाएगा, तो हमारा आंसर बदलेगा। ये डिस्कशन आगे आएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 2022 में आया। आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखता है। कह रहा प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ 400 lakhs, मतलब जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 400 लाख रुपए की है। रिक्वायर्ड अमाउंट कैन बी रेज्ड ईदर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 400 lakhs, मतलब पहला ऑप्शन तो उसने बता दिया कि सारा का सारा पैसा हम कैसे रेज करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करके, और दूसरा ऑप्शन बोलता है और बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 200 लाख रुपए। 400 में से 200 लाख अगर इक्विटी शेयर से रेज करें तो रिमेनिंग कहां से कर रहे हैं, एंड एक्वायरिंग 15% डेट ऑफ 200 लाख। मतलब जो हमारे पास दो प्लान्स हैं उसको मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं, हमें इसने कहा भाई देखो
दो प्लान्स है। प्लान ए में तो हम सारा पैसा इक्विटी से रेज करना चाहते हैं, मतलब हम इक्विटी से पूरा का पूरा 400 लाख रेज करना चाहते हैं। मतलब देखा जाए तो पहले वाले प्लान में जो 15% डेट है वो होगा ही नहीं, सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है। और जो प्लान बी है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हम 200 यहां से और 200 यहां से, मतलब 400 की रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी करेंगे। क्योंकि हमें ईपीएस कंप्यूट करना होता है तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होंगे। इस क्वेश्चन में भी अगर आप चेक करोगे तो हमें फेस वैल्यू एक शेयर की नहीं पता, तो वो हम क्या कर लेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपए हम क्या कर लेंगे, ये हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर 400 लाख डिवाइड बाय 10 40 लाख शेयर्स हो जाएंगे, और यहां पर 200 लाख की इक्विटी है, डिवाइड बाय 10 20 लाख शेयर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, दो ईपीएस जो है उनको आमने सामने रख देना है। EBIT माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय N1, EBIT माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय N2। ठीक है, EBIT तो कंप्यूट ही करना होता है, माइनस इंटरेस्ट अंडर प्लान 1 0, क्योंकि पहले वाले केस में हमने सारा पैसा कहां से रेज किया है, इक्विटी से। 1 माइनस टैक्स रेट कितना दे रखा है, 0.4। टैक्स रेट हमें कितना दे रखा है, यहां पर देखो लिखा हुआ है 0.40% लिखा है, इन डिफरेंस पॉइंट निकालना ऑफ कोर्स, 40% मतलब 0.4 हो गया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने कहा हमारे 40 लाख है, इज इक्वल्स टू EBIT माइनस I2। 200 लाख रुपए का डेट है, 200 लाख का 15% आप कंप्यूट करिए अपने कैलकुलेटर पर, 200 का 15% होता है सर 30 लाख। तो EBIT माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहां पर कितने हैं, 20 लाख। ठीक है जी, यहां पर भी मैंने कहा कि भाई ये आपस में कट जाएगा, 1 माइनस टी 1 माइनस टी, ध्यान रखना हमेशा नहीं कटता है। अभी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे ये नहीं कटेगा आपस में, और ये हमारा हो जाएगा दो से डिविजिबल है, राइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं EBIT माइनस 0 को तो हम लिख सकते हैं सिर्फ EBIT, 2 मल्टीप्लाइड बाय EBIT माइनस 30। तो EBIT इज इक्वल्स टू 2 EBIT माइनस 60। तो 2 EBIT माइनस 1 EBIT, तो सिर्फ EBIT ही बचेगा, और ये 60 लाख हो जाएगा। तो 60 lakhs इज द आंसर, सी इज द ऑप्शन, सी इज द आंसर। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए अब आप इसे घर पे खुद ट्राई कर सकते हैं। 60 लाख का मतलब क्या है, 60 लाख रुपए की EBIT अगर हमारी होती है तो हम चाहे सारा इक्विटी से रेज करें या आधा इक्विटी आधा डेट से रेज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह EPS सेम आएगा। ध्यान रखना 40 लाख से ज्यादा EBIT होगी तो आंसर बदलेगा, 40 लाख से कम EBIT होगी तो आंसर बदलेगा, और वो क्या होगा वो आगे का डिस्कशन है। फिलहाल हमने ये कहा कि ये वो EBIT है जहां पर दो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है वो दोनों इक्वल EPS देंगे। अब ये क्वेश्चन जून 2022 का था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में तो एग्जामिनर ने लिटरली मार्क्स बांटे हैं, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020। सिंपली EPS पूछा है कि कैसे कंप्यूट होता है। अब हम जानते हैं कि EPS कंप्यूट करने के लिए हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर चाहिए होता है। यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रखी है न्यूमरेटर में, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जिस कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है उसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर अगर नहीं होता तो उस केस में अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो सबका सब इक्विटी वालों को मिल जाता है। इसका मतलब जहां ये बिफोर की बात कर रहा है वो तो बकवास ही है। तो हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर 3 ऑप्शन में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, सर नंबर ऑफ शेयर से। कौन से वाले नंबर ऑफ शेयर से, जितने मैक्सिमम इशू कर सकते हो या जितने आपने इशू किए हैं। सर जितने इशू किए हैं, जो हमने अभी इशू ही नहीं किए वो शेयर्स क्यों लूं, मतलब ऑथराइज कैपिटल क्यों ले भाई, वो शेयर जो हमने इशू किए हैं। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन इशूड कैपिटल, के जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। ठीक है, नेटवर्थ का तो कहीं से कोई कनेक्शन है ही नहीं, वैसे भी CD तो वैसे ही बाहर हो गया, और हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अर्निंग पर शेयर कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब ना आपको 4 बड़े बड़े सेंटेंसेस दे रखे हैं डराने के लिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है।
आप सेंटेंस पढ़ोगे तो लगेगा ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है। जैसे कि पहला सेंटेंस कह रहा है इनकम स्टेटमेंट यूज करो, यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमिन अर्निंग आफ्टर टैक्सेस एंड डिवाइड बाय द प्रीवियस पीरियड अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। क्या हम ईपीएस निकालने के लिए करंट ईयर के अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रीवियस ईयर के अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड करते हैं? नहीं, बकवास स्टेटमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। बी स्टेटमेंट क्या है, यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमिन अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, हाँ हम अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालेंगे, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का ही दूसरा नाम होता है कॉमन शेयर्स, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इफ नो प्रेफरेंस शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग। ये वाली स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रही है, कह रहा अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कॉमन शेयर से, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, प्रेफरेंस शेयर नहीं होते तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही इक्विटी वालों की अर्निंग्स होती है। सी स्टेटमेंट फिर भी पढ़ लेते हैं, सी ऑलरेडी, यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमिन अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कॉमन एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग। नहीं भाई, सिर्फ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड नहीं करते, तो ये भी स्टेटमेंट बाहर हो गई। चौथी स्टेटमेंट, use the income statement to determine earning after taxes and divide by the forecasted periods earning after tax। कह रहा ठीक है, पास की ना सही तो फ्यूचर की अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड कर दो, ये भी बकवास स्टेटमेंट है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएगा आपसे। ये सीएस प्रोफेशनल में आया था दिसंबर 2016 में, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमारी 300 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर भी हमें दो ऑप्शन दिए हैं, या तो हम सारा पैसा इक्विटी से रेज कर लें, और या फिर 200 लाख इक्विटी से और बाकी के 100 लाख जो है वो 15% लोन से। यहां आपको जो बात ध्यान रखनी है, हमें यहां पे एक शेयर का वैल्यू एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, आपको एक शेयर का वैल्यू उसने खुद ही बताया है 100 रुपए का है, ध्यान रखें 100 रुपए का है। इसका मतलब 300 लाख डिवाइड बाय 100, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले ऑप्शन में कितने हो जाएंगे 3 लाख, और दूसरे वाले प्लान में 200 डिवाइड बाय 100, तो दूसरे वाले प्लान में 2 लाख हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप कर लोगे। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, 45 लाख रुपए आएगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो डिफरेंट कैसे है कि इसमें अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से होगा क्या, अब बस हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ वैसे ही होगा, बस जो EBIT माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी है उसमें एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस डिविडेंड और माइनस कर देंगे, बस यही तो करना है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले इक्वेशन तो वैसे ही बनाने वाले हैं। इक्वेशन कैसी बनाएंगे, EBIT माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस PD1, ये बस हमें यहां पर एक्स्ट्रा काम करना है, ये एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 is equals to EBIT minus I2 multiplied by 1 minus T minus preference dividend 2 divided by N2। एक बच्चे ने कहा कि सर पहले वाले ऑप्शन में तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो क्या यहां पीडी लिखना जरूरी है क्या? नहीं, इग्नोर कर सकते हो, ये पीडी मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैंने लिख दिया क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड था, बट क्योंकि एक ऑप्शन में था तो लिख दिया मैंने यहां पर। लेकिन अगर आप यहां नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन के लिए लिखो, बस ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, EBIT ध्यान रखिए कंप्यूट करना होता है इंडिफरेंस पॉइंट बोले तो, माइनस I1, हमारा 2 लाख रुपए का डेट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 0.4 माइनस PD1 0 है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, इज इक्वल्स टू EBIT माइनस I2 इंटरेस्ट 0 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 40% है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा सर, 2 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है, 15% हमारा यहां पर रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 2 लाख का 15% होता है 30,000 डिवाइडेड बाय N2 5,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 5,000। अब जो बच्चे मुझसे आगे बढ़ रहे हैं ना, पता वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं, उन्होंने अभी ये 1 माइनस टी को कैंसिल होते हुए देखा, वो यहां पर भी यही करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो ध्यान रखना, पता है एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ऐसे करेगा, जानते हो क्यों? इस बार भाई मैथ्स की थोड़ी तो इज्जत करो आप, यहां पर इस बार ऐसे नहीं काट सकते आप टैक्स रेट को यहां पर,
क्यों? क्योंकि यहां पर आगे 30,000 है, इस बार नहीं कर सकता ऐसे, इसलिए इस बार 1 - t आपस में नहीं कट पाएगा, क्योंकि आगे आप देखिए इस बार आगे 30,000 है, यहां पर ये नहीं कट सकता, ध्यान रखेंगे प्लीज आप, ये बड़ी बेसिक सी बात है। हाँ ये जरूर कर सकते हैं आपस में 5 × 2 10,000, लेकिन ये 1 - t इस बार नहीं कट पाएगा, क्योंकि यहां पर आगे -30,000 है, पहले ये नहीं था। तो अच्छा सर ऐसे करना है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 - 0.4 को मैं लिख देता हूं 0.6 EBIT -20,000 डिवाइड बाय 2, 0.6 EBIT -30,000, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही लिख देता है फिलहाल। ये 0.6 × EBIT हो जाएगा 0.6 EBIT माइनस 20,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 12,000, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 EBIT -30,000। अब सिंपली मैथ्स है, 2 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1.2 EBIT -60,000 -12,000। 1.2 ये रहा, माइनस 0.6 करेंगे तो ये बचेगा 0.6 EBIT, और ये 60,000 जब यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 - 12 48 बचेगा। तो हम अगर यहाँ से EBIT कंप्यूट करते हैं 48,000 को 0.6 से डिवाइड करके बताइए, 80,000 आ रहा है। दिस इज द आंसर। ये वो EBIT है जहां पर हमारा दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर का EPS सेम आएगा। Here is the answer। इस क्वेश्चन में भी ना हम एक बार वेरिफिकेशन देख लेंगे क्या EPS दोनों जगह सेम आया है। उससे पहले आप देखिए, पहले वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट कितना है 20,000, दूसरे ऑप्शन में 0 है। पहले वाले ऑप्शन में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 0, दूसरे वाले ऑप्शन में 30,000 है। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ पर हाफ है 5,000 है। और अब आप एक बार वेरिफिकेशन देखिए, हमारा EBIT 80,000 का आया, हमने 80,000 की EBIT दी, और EPS कितनी है दोनों जगह 3.6 है। हमने यहाँ 20,000 का इंटरेस्ट माइनस किया, यहाँ पे 0 था, हमारा EBIT आ गया। टैक्स का परसेंटेज तो सेम अप्लाई होगा 40% 40%। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ नहीं था, यहाँ 30,000 था। और कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि सर पहले वाले ऑप्शन में टोटल अर्निंग तो ज्यादा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं दोनों बराबर ही है। अरे भाई टोटल अर्निंग भले ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे खाने वाले लोग भी तो ज्यादा है, यहाँ खाने वाले लोग 10,000 है। दूसरे वाले ऑप्शन की भले ही अर्निंग आधी हो गई है, लेकिन खाने वाले लोग भी तो हाफ है। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि हर एक इंसान के हाथ में कितना दिया मैंने, दोनों जगह सेम ही दिया ना। मान लो हम 36,000 का, या कहें मैं कह रहा हूं 50,000 का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाए, लेकिन खाने वाले अगर 2 लाख लोग हैं तो हर एक के झोली में तो कमी आएगा ना। खाने वाले कितने हैं ये भी तो मैटर करता है। इसलिए अर्निंग पर शेयर जो है वो बेहतर पैरामीटर होता है, क्योंकि एक शेयर पे कितना बटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि टोटल अर्निंग हमारी कितनी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं दोनों ऑप्शन में एक शेयर पे सेम ही अमाउंट आया है 3.6। अगला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया, CS प्रोफेशनल का है, जून 2019 में आया, हमारे एग्जाम में आने के लिए उत्सुक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर हमें 2 प्लान दे रखे हैं, प्लान 1 प्लान 1। दोनों ही प्लान में इक्विटी शेयर से हम 8 लाख रेज कर रहे हैं। फर्क किस चीज का है, पहले प्लान में हम डिबेंचर से पैसा रेज कर रहे हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और दूसरे वाले प्लान में हम 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहे हैं जिसका डिविडेंड का रेट नहीं दे रखा। डिविडेंड का रेट नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। अच्छा, फिर बोलता है EBIT एट इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान्स इज ₹480। ध्यान रखिए इस बार आलतू फालतू EBIT नहीं दे रखी, इसने बोला ये इंडिफरेंस पॉइंट ही है, ये वो EBIT है जो इंडिफरेंस पॉइंट की EBIT है। मतलब इंडिफरेंस पॉइंट तो यहां पे ये हमसे मांगेगा नहीं। क्यों नहीं मांगेगा, खुद ही दे दिया उसने। टैक्स का रेट 30% है। अब देखो इसने जो चीज ऊपर मिसिंग छोड़ी थी ना, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट नहीं दिया, वही चीज इसने यहां पर मांगी है। देखो भाई हमारी तो इक्वेशन बन जाती है, अब हमसे तुम EBIT निकलवा लो या कुछ और निकलवा लो, हम तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। यहां पर इसने हमसे इंडिफरेंस पॉइंट इसने हमको दे दिया है, वो मांगा नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ और मांग लिया उसने, हमसे प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट मांगा है।
तो आपको अब सिंपली करना क्या है, आप पहले तो वो इक्वेशन बना लीजिए जो बनती है हमारी। क्या इक्वेशन बनेगी, EBIT माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 1 जो कि 0 ही है ऑफ कोर्स, डिवाइड बाय N1 इज इक्वल्स टू EBIT माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 2 डिवाइड बाय N2। ठीक, अच्छा अब हमें EBIT इस बार गिवन है, इंडिफरेंस पॉइंट इस बार गिवन है कितना, 4,80,000 माइनस व्हाट इज इंटरेस्ट अंडर प्लान 1। सर इंटरेस्ट अंडर प्लान 1 हमारा हो जाएगा 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12%, मतलब 48,000 रुपए, मैं सीधा 48,000 भी लिख सकता था। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना है 0.3 माइनस PD1 0 है ही नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 8 लाख डिवाइड बाय 10, एक शेयर 10 रुपए का है तो कितना हो जाएगा 80,000 इज इक्वल्स टू EBIT फिर से वही सेम 4,80,000 क्योंकि दोनों ही प्लान में सेम होगी ऑफ कोर्स, माइनस इंटरेस्ट अंडर प्लान 2 इज 0, 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.3 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हमको नहीं पता, मतलब ये प्रेफरेंस डिविडेंड 2 नहीं पता, PD2 नहीं पता, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम है 80,000, ये 80 और ये 80 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखें क्योंकि माइनस PD है हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये कब कर सकते हैं जब दोनों में ही प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तब हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये कैंसिल नहीं हो सकते, मैथ्स के रूल्स के अगेंस्ट है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका निकल आएगा, आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। 4,80,000 माइनस 4 लाख का 12% होता है 48,000, 0.7 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 4,80,000 इंटू 0.7 माइनस PD2। ठीक, ये 4,80,000 में से 48,000 माइनस कर दो, 4,32,000 इंटू 0.7, 480 इंटू 0.7 होता है 336 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 2। चलिए 432 इंटू 0.7 बताइए कितना होता है। सर ये हो गया 3,02,400 इज इक्वल्स टू 3,36,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 2, प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 2 निकल जाएगा 3,36,000 में से 3,02,400 माइनस कर लीजिए, ये आता है 33,600। अब एक बात ना यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये ना प्रेफरेंस डिविडेंड का ध्यान रखे, अमाउंट आया है, परसेंटेज नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, इसने हमसे क्या मांगा है, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कंप्यूट करोगे भाई, हमने 33,600 का डिविडेंड बांटा है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा है, डिविडेंड किस पे दिया जाता है, कैपिटल पर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज हमें परसेंटेज में चाहिए। मैं आपसे मान लो कहता हूं कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए का ब्याज दिया और मैंने उससे 10 लाख रुपए लिए थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सर 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कर लीजिए, मतलब 10%। यहां पे वही कह रहा हूं, हमने किसी को 33,600 का डिविडेंड दिया और उससे कितने पैसे हमने उठा रखे थे, हमने उठा रखे थे 4 लाख रुपए, इसका मतलब हमने ये 33,600 4 लाख रुपए पर दिए हैं। बताओ परसेंटेज बताओ कितना आ गया, 8.4, तो 8.4% इज द आंसर, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे आपके सामने ना एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल रखा है जहां पर मैंने आपसे कहा है कि इनडिफरेंस पॉइंट निकाल दीजिए, और मैंने सारी रेडीमेड फिगर्स दे दी हैं। पहले वाले प्लान में इंटरेस्ट 0 है, दूसरे वाले प्लान में इंटरेस्ट 10,000 है, पहले वाले प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स 1,000 है, दूसरे वाले प्लान में 500 है, मतलब सब कुछ रेडीमेड फिगर दे दी है। ये एग्जाम्पल मैं क्यों करवा रहा हूं, इंडिफरेंस पॉइंट के लिए नहीं, इस एग्जाम्पल की मदद से ना मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करवाऊंगा, कुछ एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है।
तो आइए पहले जो मांगा है पहले वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ इस एग्जाम्पल की मदद से कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब हमें ईबीआईटी कंप्यूट करना है और हम दो इक्वेशन को आमने सामने रख देते हैं, ईबीआईटी माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो मैं माइनस पीडी नहीं कर रहा हूं, डिवाइड बाय N1 ईबीआईटी माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय N2। पहले वाले प्लान में इंटरेस्ट नहीं है तो ईबीआईटी माइनस 0, 1 माइनस 40% मतलब 0.4 हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 500। ये 1 ये 2 कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो गया नहीं, तो ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 2 यहां चले जाएगा, ईबीआईटी माइनस 10,000 और ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो ये 2 ईबीआईटी माइनस 20,000 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी यहाँ पर जो ईबीआईटी आ रही है वो 20,000 आ रही है। इसका मतलब क्या है सर, इस ईबीआईटी पर हमारा जो है दोनों प्लान्स का ईपीएस सेम आएगा, नहीं ऐसा ही है। तो ना मैं अब इसके नीचे आपको एक काम करने के लिए दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, कैलकुलेट ईपीएस in above example at EBIT of rupees 20,000, B EBIT of rupees 30,000, C EBIT of rupees 15,000। आप में से कुछ बच्चे शायद ये समझ पा रहे होंगे कि मैं यहां पर क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करवाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम फ्यूचर में 20,000 की ईबीआईटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप प्लान ए के थ्रू पैसा रेज करें या प्लान बी के थ्रू पैसा रेज करें, मतलब प्लान ए में डेट नहीं है, चाहे आप डेट ना रेज करें या डेट रेज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फ्यूचर में 20,000 से ज्यादा का ईबीआईटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहां पर एग्जांपल में 30 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, या फिर आप 20,000 से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में कौन सा वाला प्लान बेहतर होगा, इस बात को हमें एनालाइज करना है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आप ना इन तीनों लेवल पर, मतलब 20,000 के ईबीआईटी पर, 30,000 के ईबीआईटी पर और 15,000 के ईबीआईटी पर मुझे ना ईपीएस निकाल के दिखा दो। तो ठीक है, हम यहां पर निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम ईबीआईटी ले लेते हैं 20,000 का, और ये तो हमने देख ही लिया कि यहां पर तो भाई क्योंकि ये इंडिफरेंस पॉइंट है, यहां तो दोनों ऑप्शंस में ईपीएस सेम आएगा। अब अगर आप हमारे यहां प्लान्स देखोगे तो एक प्लान का नाम है इक्विटी प्लान और दूसरे प्लान का नाम है डेट प्लान। अब इसमें ऑफ कोर्स डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, इसलिए इसको इक्विटी प्लान बोल दिया। यहां पर इक्विटी भी है लेकिन डोमिनेट डेट कर रहा है, इसलिए इसको डेट प्लान बोल दिया। अब हमें यहां पर करना क्या है, हमें ईपीएस क्योंकि कंप्यूट करना है तो हम भी यहां पे हेडिंग दे देते हैं इक्विटी प्लान और डेट प्लान। ईबीआईटी हमने कहा 20,000 की ईबीआईटी पे हमें ईपीएस कंप्यूट करना है, माइनस कर लो इंटरेस्ट। पहले वाले ऑप्शन में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, दूसरे वाले में 10,000 है, ईबीडी आ जाएगा हमारा 20,000, 10,000, सरकार को टैक्स दे देंगे 40% बोला हुआ है, 8,000, 4,000, ये आ जाएगा हमारा ईएटी 12,000, 6,000। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो यही ईएटी सारा का सारा इक्विटी वालों के लिए हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमें यहाँ इसने बता ही रखे हैं, तो ईपीएस निकाल सकते हैं 12,000 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 1000 है और यहाँ पर 6000 डिवाइडेड बाय 500 है, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स है, 1000 और 500 थे ना, तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी 12 रुपये आ रहा है, यहाँ पर भी 12 रुपये आ रहा है। अब मैं आपको ना थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप क्या कीजिए, अब आप मुझे ना ईपीएस निकाल के बताइए दोनों प्लान्स में, एक बार 30,000 की ईबीआईटी पर और एक बार 15,000 की ईबीआईटी पर, ठीक है, करिए, आप करिए। आई होप कि आपने ईपीएस निकाल लिया होगा 30,000 और 15,000 की ईबीआईटी पर। सबसे पहले 30,000 की ईबीआईटी देख लेते हैं, जो कि इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है। अगर ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है तो आप देखिए उस केस में ज्यादा बेहतर ईपीएस डेट प्लान दे रहा है। डेट प्लान में हमारी ईपीएस 24 रुपए की आई है और इक्विटी वाले प्लान में हमारी ईपीएस 18 रुपए की आई है। इसका क्या कंक्लूजन है, अगर हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ईबीआईटी है वो इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा रहने वाला है, तो उस केस में इट्स बेटर कि हम डेट से पैसा रेज करें बजाय कि इक्विटी से। मतलब डेट डोमिनेटेड प्लान हमें प्रेफर करना चाहिए। अभी मैं उसका एक कारण भी दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि अगर हम ईबीआईटी ऐसी कमाने की सोच रहे हैं जो इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, तो वहां पर हमको डेट प्लान को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जब हम 15,000 की ईबीआईटी पे चेक करते हैं, मतलब कि इंडिफरेंस पॉइंट से कम, 20,000 हमारा इंडिफरेंस पॉइंट था, उससे कम की अगर हम ईबीआईटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए इक्विटी वाले प्लान का ईपीएस ज्यादा है। इक्विटी वाले प्लान में 9 रुपए आया है और डेट वाले प्लान में 6 रुपए आया है। इसका मतलब अगर हमारी कमाई जो है इन डिफरेंस पॉइंट से कम होने वाली है, तो इट्स बेटर उधारी मत लीजिए, आप क्या कीजिए, आप इक्विटी से पैसा रेज करिए। मतलब यहां पर हमारा जो प्रेफरेंस है वो बदल जाएगा। और एग्जैक्टली 20,000 का सोच रहे हैं तो इनडिफरेंट हो जाइए, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए अब ना आपने लेवरेजेस टॉपिक पढ़ रखा और वहां मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज एक्सप्लेन किया था। फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो किस रिस्क को मेजर करता था सर, वो फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता था। और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो किसकी वजह से अराइज होता था सर, वो इंटरेस्ट की वजह से अराइज होता था। अब आप जरा सोचिए, यहां पर एक इक्विटी का प्लान है, एक डेट का प्लान है। इक्विटी वाले प्लान में अगर आप देखोगे यहां तो हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं, डीएफएल निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। यहां पर अगर आप डीएफएल निकालोगे तो 20/10 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब यहां रिस्क है। इसका मतलब डेट वाले प्लान में क्योंकि रिस्क है और डीएफएल 2 है, तो उसका इंप्लीकेशन क्या हुआ कि अगर ईबीआईटी में बदलाव 1% से आएगा तो ईपीएस में बदलाव 1% से नहीं, दुगुना आएगा, 2% से आएगा। मतलब अगर हमारा ईबीआईटी 50% से बढ़ेगा तो ईपीएस में बदलाव 50 नहीं, 50 का दुगुना 100% से आएगा। और अगर इंक्रीज होने में ये वैलिड है तो डिक्रीज होने में भी यही वैलिड है। मतलब अगर थप्पड़ पड़ेगा तो ट्वाइस दर्द होगा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएफएल वाले में अगर हमारा ईबीआईटी बदलता है तो ईपीएस में जो बदलाव आने वाला है वो मल्टीप्लाइंग आने वाला है। अब आप जरा सोचिए, मैं इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाई करने का सोच रहा हूं, अगर मैं इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाई करने का सोच रहा हूं तो ईपीएस ज्यादा बेहतर तरीके से कहां बढ़ेगा, ऐसे प्लान में जहां डीएफएल कम है या ऐसे प्लान में जहां डीएफएल ज्यादा है सर, जहां डीएफएल ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा ईबीआईटी हमें लगता है कि हम इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाएंगे तो डेट प्लान के लिए जाइए, क्योंकि ईपीएस में जो इंपैक्ट आएगा ना इंक्रीज का, वो बहुत बढ़िया आएगा। शेयर होल्डर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को देखोगे तो चांदी चांदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईबीआईटी में इंक्रीज जो है वो मल्टीप्लाइंग है। और लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो ईबीआईटी है वो इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, तो वहां तो शेयर होल्डर को बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। कारण क्योंकि हो सकता है कि हम इंटरेस्ट तक को सर्विस ना कर पाए, क्योंकि ईपीएस में गिरावट मल्टीप्लाइंग आती है, हो सकता है कि नेगेटिव ईपीएस ही ना आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि हम कह रहे हैं कि भाई इन डिफरेंस पॉइंट पे हमारी कमाई ठीक है तो दोनों में से कुछ भी कर लो। इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाई है तो हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, इन डिफरेंस पॉइंट से कम कमाई है तो हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए कम रिस्क कहां पर है, जहां पर डीएफएल कम है, मतलब जहां पर इक्विटी डोमिनेट करती है, डेट अगर है भी तो बहुत कम है। तो हमने जो अब फाइनली कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं वो क्या, कि हमें अब दिखता है 3 ऑप्शंस। इंडिफरेंस पॉइंट जितना ईबीआईटी कमाते हो तो कुछ भी कर लो, इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाते हो तो वो वाला
ऑप्शन ऑप्ट करो जहां पर ईपीएस ज्यादा रेट से बढ़े, और वो कहां बढ़ेगी, जहां डीएफएल ज्यादा होगा। अब ईवीआईटी ज्यादा है तो हम रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं ना, और अगर ईवीआईटी हमारी कम है, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, तो हम रिस्क ज्यादा नहीं लेना पसंद करेंगे, मतलब हम डेट कम या इक्विटी डोमिनेटेड प्लान को प्रेफर करेंगे। अब ये बात ना एक चार्ट के फॉर्म में भी, एक डायग्राम के फॉर्म में भी समझाई जा सकती है। आइए जरा समझ लेते हैं। इस चार्ट को ना आप कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने इंडिफरेंस पॉइंट को डिफाइन किया था। अगर आप इस चार्ट में देखिए तो हमने एक्स एक्सेस में ईवीआईटी को प्रेजेंट किया है और वाई एक्सेस पर ईपीएस को प्रेजेंट किया है। और अगर हम देखें तो यहां पर आपको दो लाइनें जाती हुई दिख रही हैं। एक वो लाइन जहां पर इक्विटी का डोमिनेशन है, वो ब्लू कलर से हमने यहां पर डिनोट करी है, और एक वो लाइन जहां पर हमने डेट को ज्यादा रखा है, मतलब जहां पर डेट का डोमिनेशन ज्यादा है, उसको हमने रेड कलर से यहां डिनोट किया है। और जहां पर ये दो लाइनें मिल रही हैं, उस ईवीआईटी पर, जिस ईवीआईटी पर ये दो लाइनें मिल रही है, हम कह रहे हैं यहां पर दोनों ही प्लान्स का सेम ईपीएस होगा। मतलब ये क्या है, ये इंडिफरेंस पॉइंट है। और अगर हमें लगता है कि हमारा ईवीआईटी इस इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा हम कमाने वाले हैं, मान लीजिए हम अपना ईवीआईटी यहां पे कमाने वाले हैं, तो आप देखिए यहां पर इक्विटी वाले प्लान का ईपीएस सिर्फ यहां तक पहुंच रहा है और डेट वाले प्लान का ईपीएस और ऊपर तक पहुंच रहा है। मतलब डेट वाला प्लान जो है हमको ज्यादा ईपीएस देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब हमारी कमाई बढ़िया है। कमाई बढ़िया है तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा रिस्क लेने का मतलब अगर ईबीआईटी बढ़ेगी तो ईपीएस पे इंपैक्ट मल्टीप्लाइंग आएगा, वहां पर डेट वाला प्लान जो है बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा जो ईबीआईटी है वो इन डिफरेंस पॉइंट से कम रहने वाला है, तो आप देखिए ब्लू वाली लाइन जो है वो ऊपर है। ब्लू वाली लाइन का ऊपर होने का मतलब ये है कि इक्विटी वाला प्लान आपको ज्यादा ईपीएस देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि अगर हमारा ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से भी कम है, इसका मतलब कमाई ज्यादा नहीं है। कमाई ज्यादा नहीं है तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जितना भी कमाएंगे सब ब्याज में चले जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप वो सोर्स से पैसा रेज करें जिसमें ब्याज नहीं लगता या कम लगता है, मतलब इंटरेस्ट या डेट को कम रखिए। अब अगला जो सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इक्विटी वाले प्लान की लाइन आप देखिए जरा, वो तो जीरो से स्टार्ट है, लेकिन हम जब डेट वाले प्लान की देखते हैं तो उसकी लाइन यहां से स्टार्ट है। अब इसका क्या राज है, आप जरा सोचिए इक्विटी वाली लाइन के बारे में। अगर हमारा ईबीआईटी जीरो भी हुआ, अगर ईबीआईटी हमारा जीरो भी है, तो हमारा ईपीएस भी क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही नहीं। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जीरो, तो जीरो ईबीआईटी, जीरो इंटरेस्ट, ईबीटी भी जीरो, टैक्स भी जीरो, ईएटी भी जीरो, ईपीएस भी जीरो। इसका मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं, पूरा का पूरा 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो उस केस में हमारा ईपीएस भी जीरो होगा। तभी ये देख रहे हो जीरो से स्टार्ट है, तभी ये लाइन कहां से स्टार्ट है? तभी ये लाइन जीरो से स्टार्ट है। लेकिन ध्यान रखें, जिस प्लान में हमारा डेट होता है उस प्लान में ईपीएस पता है कहां पे आता है? जहां हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अब याद करो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेट वाले प्लान में जीरो ईबीआईटी कमाएंगे ना, जानते हो ये तो नीचे चले जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी ये लाइन, मतलब ईपीएस नेगेटिव आ जाएगा। अगर सोचिए ईबीआईटी जीरो है और इंटरेस्ट 10,000 है, तो भाई ईबीटी भी तो -10 हो जाएगा, आपका ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको ईपीएस जीरो चाहिए डेट वाले प्लान में, तो कुछ ना कुछ तो ईबीआईटी कमाना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब अगर आप डेट वाले प्लान को देखोगे तो वो यहां से स्टार्ट है। यहां से क्या स्टार्ट है ये पता है क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से स्टार्ट है। अगर मैं इससे नीचे कमाऊंगा तो उस केस में नेगेटिव ईपीएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन हमने देखी। हमने देखा इंडिफरेंस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर हमारा इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाई है तो डेट वाली जो लाइन है वो ऊपर है, उससे कम है तो इक्विटी वाली लाइन जो है वो ऊपर है। और अगर हम इसको कंक्लूजन की तरह ऐसे लिखना चाहें तो यहां तीन सिचुएशंस बनती हैं। इंडिफरेंस पॉइंट जितना ईबीआईटी है तो इक्विटी या डेट प्लान कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ईबीआईटी ज्यादा है तो हम डेट वाले प्लान को प्रेफर करेंगे। ध्यान रखना यहां वर्ड है डेट डोमिनेटेड प्लान। मान लो हमारे पास दो प्लान है, एक में डेट है लेकिन कम है और एक में डेट ज्यादा है, तो अगर हमारा इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा ईबीआईटी है तो हम डेट डोमिनेट, मतलब जिसमें ज्यादा डेट है, जिसमें ज्यादा डेट है हम वो ऑप्ट कर लेंगे। और फिर अगर ईबीआईटी हमारी कम है तो फिर हम इक्विटी डोमिनेटेड प्लान जो है वो हम रेज करेंगे। इक्विटी डोमिनेटेड प्लान का मतलब मान लीजिए दोनों प्लान्स में डेट है लेकिन एक में ज्यादा डेट है एक में कम डेट है, तो हम कम डेट वाला प्लान रेज करेंगे जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होगा, वो वाले प्लान से पैसा रेज करेंगे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आती है। इंडिफरेंस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाई हो रही है तो लो रिस्क, कोई दिक्कत नहीं। इंडिफरेंस पॉइंट से कम कमाई हो रही है तो रिस्क कम लेना है या रिस्क नहीं लेना है।
ठीक है जी। अब ना इस एग्जाम्पल की मदद से मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और एक्सप्लेन करूंगा। आइए जरा देख लेते हैं। यहां पे ना हमें इंडिफरेंस पॉइंट कंप्यूट करना है। अब इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे EBIT माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू, इसको N1 लिख देते हैं, EBIT माइनस I2, यहां पर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय N2। ठीक है जी। EBIT कंप्यूट करना है, ये बात तो समझते हो आप। माइनस इंटरेस्ट अंडर प्लान 1, 1 लाख रुपए का डेट है, यहां पर 8% का ब्याज का रेट है, तो 1 लाख का 8% होता है 8,000। 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स, यहां 10,000 है, इज इक्वल्स टू EBIT माइनस 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है 10,000, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय यहां पर भी कितना है 10,000। ठीक है। अब आप जरा यहां चेक करें, ये 10 आपस में कैंसिल, ये 1 माइनस 0.4 ये भी आपस में कैंसिल। जानते हो अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक विचित्र घटना घटेगी। सर विचित्र घटना घटेगी क्या मतलब, आप देखिए तो सही एक बार। ये EBIT और EBIT आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, और हम कह रहे हैं कि 8,000 बराबर होता है 10,000 के। ये तो एक वियर्ड बात हो गई। 8,000 क्या बराबर होता है 10,000 के? नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ये वो एग्जाम्पल था जहां पर इनडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल पाया। मतलब ये आपके सामने एग्जाम में ये सिचुएशन आ सकती है जहां पर हम बोलेंगे कि इनडिफरेंस पॉइंट जो है वो इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कैन नॉट बी कंप्यूटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ये वो वाला एक एग्जाम्पल है जहां पर इनडिफरेंस पॉइंट निकाला ही नहीं जा सकता। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इंडिफरेंस पॉइंट क्यों नहीं निकल सकता, कोई लॉजिक है इसके पीछे? हाँ लॉजिक है। आप जरा देखिए, दो प्लान है, दोनों में इक्विटी शेयर्स तो सेम सेम ही है, दोनों में इक्विटी शेयर्स तो सेम सेम है, मतलब इक्विटी के लिहाज से देखोगे तो दोनों प्लान एक जैसे हैं। ठीक है। लेकिन जब डेट की बात होती है तो एक जगह आपको उधारी 8% डेट से मिल रही है और दूसरी जगह 10% डेट से मिल रही है। तो आप जरा सोचिए, क्या इन दोनों प्लान में कोई भी बराबरी हो सकती है? ईपीएस बराबर होने का मतलब मैं पता है क्या कह रहा हूं कि एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पर ये दोनों प्लान एक जैसे हो जाएंगे, हम ये करें या ये करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप सोचिए इन दोनों में बराबरी है ही नहीं। 8% डेट जहां से आपको मिल रहा है वो हमेशा से ही बेहतर होगा, हमेशा ही बेहतर होगा। ये प्लान कभी भी प्लान बी के मुकाबले में बेकार हो ही नहीं सकता। दिस प्लान विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू प्लान बी। क्यों? क्योंकि यहां पे उधारी सस्ती मिल रखी है। आप अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इक्विटी के लिहाज से देखोगे तो ये दोनों प्लान्स बिल्कुल सेम फूटिंग पे हैं। इसका मतलब अगर कुछ डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लान बेहतर है तो वो डेट है, और प्लान ए के पास क्लियर कट एडवांटेज है कि यहां पर 8% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये इस प्लान को तो बेहतर होना ही है। दोनों प्लान्स के बीच में कोई बराबरी नहीं है। देखो इनडिफरेंस पॉइंट निकालने की बात तब आती है जब कुछ कुछ चीजें एक प्लान में अच्छी हों और कुछ चीजें दूसरे प्लान में अच्छी हों। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ऐसे बदल दूं, मान लो मैं यहां डेट का अमाउंट 2 लाख कर दूं और इक्विटी का पैसा कम कर दूं, से 5,000 इक्विटी शेयर कर दूं, और यहां पर मैं डेट का अमाउंट सेम ही रहने देता हूं और इक्विटी शेयर भी सेम ही रहने देता हूं, तो पता है फिर क्या है, भले ही प्लान ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है लेकिन यहां उधारी ज्यादा है और यहां पर उधारी कम है, तब हम निकाल सकते हैं डिफरेंस पॉइंट। लेकिन जब मुझे क्लियर कट एडवांटेज दिख ही रहा है तो उस केस में तो फिर मुझे हम बोल सकते हैं कि प्लान ए विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू प्लान बी। अब आपको एग्जाम में इतना ज्यादा सोचना नहीं है, आपको एग्जाम में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर ईबीआईटी ही आपस में कट जाए तो उस केस में हम बोलेंगे कि इनडिफरेंस पॉइंट इज इनडिटरमिनेट, दैट इज इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो लिखिए, आप इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, indifference point in this case is indeterminate। क्या वर्ड है? indeterminate। इसका क्या मतलब होता है? that is cannot be determined or computed।
जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल करवाया ना, उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आप देखिए, क्योंकि दोनों में डेट था तो इसलिए दोनों ही जीरो से नहीं स्टार्ट हो सकते, वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है। जिसमें उधारी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था वहां हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा, और जिसका ज्यादा है वहां हमारा लेट आएगा। दोनों में आप देख रहे हो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दोनों पैरेलल लाइंस चल रही हैं। इसका मतलब ये कि हमेशा और हमेशा प्लान ए जो है, प्लान वन जो है, वो ज्यादा ईपीएस देगा कंपेयर टू प्लान टू। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होता, दोनों अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस में चलेंगे। ठीक है, ये आपको अगर ड्रॉ करना है तो कर दीजिए। चलिए आइए कुछ बचे हुए एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट का मैंने आपको एक नाम और लिखवाया था, ईपीएस इक्विवेलेंसी पॉइंट, जहां पर ईपीएस इक्वल होती है। तो यहां पर चार ऑप्शन में जो है सही ऑप्शन क्या होगा, ए, ईपीएस इक्विवेलेंसी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 2020 में आया, और यहां पे देखिए क्या पूछता है। स्काई लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन इक्विटी। कॉमन इक्विटी जो है वो इक्विटी शेयर्स का ही दूसरा नाम भी होता है। द फर्म हैज क्रिएटेड एन ईबीआईटी ईपीएस चार्ट। कह रहा फर्म ने एक ईबीआईटी ईपीएस चार्ट बनाया, मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे। दैट शोज सेवरल इंडिफरेंस पॉइंट्स। व्हाट डज ईच इंडिफरेंस पॉइंट शो द फर्म। इंडिफरेंस पॉइंट की इनडायरेक्टली डेफिनेशन पूछ रहा है। ऊपर दो लाइनें ऐसी फालतू लिखी है कंफ्यूज करने के लिए, सिंपली इंडिफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन पूछ रहा है। और हमें पता है इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच टू फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स गिव्स सेम ईपीएस। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, द लेवल ऑफ ईबीआईटी दैट जनरेट्स आइडेंटिकल ईपीएस अंडर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स। मतलब मुझे तो यहां पर ए ही ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोल रहा है लेवल ऑफ सेल्स, सेल्स की बात तो होती ही नहीं है इंडिफरेंस पॉइंट में। इट शोज द लेवल ऑफ एबीआईटी एंड ईपीएस एट विच डीएफएल, डीएफएल की कोई बात ही नहीं हो रही यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जून 2021 का क्वेश्चन है। हमारे सैंपल पेपर में था पहले, फिर जून 2021 में रिपीट क्वेश्चन आ गया। EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर, जो हमने भी चार्ट देखा वो किस लिए यूज होता है। इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस रिस्क, नहीं सर, बिजनेस रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए तो सेपरेट चैप्टर है लिवरेजेस के नाम से। एग्जामिनिंग EPS रिजल्ट्स फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स एट वेरिंग EBIT लेवल्स। ये बात थोड़ी सही लग रही है कि हम EPS देखते हैं किस पर, EBIT पर नहीं, और अलग अलग फाइनेंसिंग प्लान की देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या लग रहा है हमें, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए रिवीजन क्लास के अकॉर्डिंगली हमने EBIT EPS को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, और जैसे कि मैंने कहा था आज ही इसका रिवीजन शुरू करेंगे और आज ही रिवीजन खत्म भी कर लेंगे, और ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली होता है खत्म। अगली क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।